नरेंद्र मोदी ने जब वक्फ कानून में बदलाव किया था, बहुत हंगामा मचा, आपको याद ही होगा, याद रहा होगा क्या लोग बोल रहे थे, संसद से लेकर सड़क तक, मौलानाओं से लेकर इंडी गठबंधन, ओवैसी, सबने सेक्युलरिज्म के नाम पे एकदम छाती वाती पीट दी। कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी तो देश में सेक्युलरिज्म खत्म कर दे रहे हैं, मुसलमानों की आजादी छीन ली, अधिकार छीन रहे हैं, जमीन छीन लेंगे, ये वो सब छीन लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा एक झटके में ध्वस्त हो गया जब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सब दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए थे, यार रोकिए बॉस, ये तो गजब ही हो गया है, नरेंद्र मोदी देखिए क्या कर रहा है। पीएम मोदी के सबसे तूफानी फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधित कानून को रद्द करने या उसे रोकने से साफ इनकार कर दिया। वक्फ कानून पर स्टे लगाने की मांग को भी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के मुताबिक अनुमान हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होता है और कानून में दखल सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। सीजीआई ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि पूरे कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला भी बनता हो, इसलिए कानून पर रोक लगाने वाली याचिका को सीधे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी जो लोग नरेंद्र मोदी के वक्फ कानून को काला कानून बता रहे थे, गैर संवैधानिक बता रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है, क्योंकि अलग अलग मामलों में ये दौड़ के उधर जाते हैं फिर झटका खाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये लगा बॉस कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया था कि कागज नहीं तो वक्फ नहीं, बॉस इस देश में वो नहीं चलेगा कि कागज नहीं दिखाएंगे, कागज दिखाना पड़ेगा तभी वक्फ कर सकते हो। वक्फ बाय यूजर का जो कानून था उसे नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया कि जहां उंगली रख दी वो हो गया, हमने कर दिया वक्फ, गांव के गांव वक्फ कर दिया। भैया कागज तो दिखाओगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ठप्पा लगा दिया कि भाई वक्फ बाय यूजर वाला मामला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट में क्या रोका है, क्या छोड़ा है, ओवैसी से लेकर मौलानाओं का क्या हाल हुआ है, इंडी गठबंधन क्या कह रहा है, इसमें उसको कौन सी जीत दिख गई है, पीएम मोदी ने वक्फ एक्ट बदला, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में क्या क्या बदल जाएगा, आज आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो माहौल बना है, पहले उसका ट्रेलर देखिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। हमारा शुरू से बोलना ये है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के वैधता पे मुहर लगा दी है। हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए, वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। नरेंद्र मोदी के वक्फ कानून पर बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। जो लोग इसे असंवैधानिक कह रहे थे, काला कानून बता रहे थे, उन्हें तगड़ा झटका लगा कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में जो बड़े बड़े रिफॉर्म किए, वो सारे रिफॉर्म ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे। और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बदलाव किए थे और वो बदलाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कैसे जस के तस से, पहले आपको इसके बारे में बताता हूं। पहला बड़ा बदलाव जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था कि वक्फ बाय यूजर की छुट्टी कर दी। इसकी अभी भी वापसी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना इसको वापस लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया था कि बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री का प्रावधान रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा भाई कि गैर मुसलमान रहेगा वक्फ बोर्ड में।
उल्टे कोर्ट ने गैर मुसलमानों की संख्या भी तय करके अपनी मुहर लगा दी कि भाई इतना तो रहना ही रहना होगा। तीसरा बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को हक दो, बोहरा समुदाय के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाओ। ये सारे बदलाव भी जस के तस रहेंगे, कोर्ट ने इनको भी नहीं छेड़ा कि ना ना ठीक काम है, रहने दो। चौथा बदलाव, सरकारी संपत्तियों से भी वक्फ का कब्जा हटाने के लिए प्रावधान किए, नए कानून में नियम बनाए और उन नियमों पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। पांचवा बदलाव, एएसआई की जो संपत्ति होती है उसको वक्फ के कब्जे हटाने के लिए नए नियम बनाए गए, उस पर से उन नियमों को भी कोर्ट ने नहीं हटाया। यानी कुल मिलाकर मोटा मोटी जो बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार चाहती थी, इस देश में न सिर्फ गैर मुसलमानों को बल्कि गरीब मुसलमान, उसकी जमीन भी लोगों ने उठा उठा के वक्फ कर दी, उसको भी कब्जा लिया वक्फ के नाम पर, वो खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो कुछ लोगों का कब्जा है वो कब्जा खत्म होना चाहिए। सबको मौका दो, सबका रिप्रेजेंटेशन दो, महिलाओं को भी लाओ। तो जो बदलाव मोदी सरकार ने किया, लगभग सारे वो बदलाव कोर्ट में भी मान लिए गए और कोर्ट ने उनमें से ज्यादातर चीजों पर रोक नहीं लगाई। किस पे लगाई वो आगे बताऊंगा। सबसे बड़ी बात जो रही कि वक्फ बाय यूजर के जिस प्रावधान को नरेंद्र मोदी ने रद्द किया था, उस प्रावधान की वापसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं हो पाई। यानी नरेंद्र मोदी का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और संविधान के टेस्ट में पास हो गया। वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्तियों से है जिनका लंबे समय से धार्मिक या धर्म के कार्यों में इस्तेमाल हो रहा होता है और इस वजह से उन्हें वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता है कि नहीं, बहुत दिन से हम कर रहे हैं तो ये वक्फ कर दिया हमने। मान लीजिए कोई जमीन है, आपने कहा हम बहुत दिन से यहां नमाज पढ़ रहे हैं, हम बहुत दिन से यहां पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, धर्म का कर रहे हैं, अब ये वक्फ कर दिया मैंने, तो वक्फ बाय यूजर हो गया, वक्फ बाय यूज हो गया। भले ही औपचारिक दस्तावेज हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता था। वक्फ संशोधन कानून में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को ही हटा दिया गया कि बहुत ऐसे कैसे चलेगा, कागज है ये नहीं, आप कह रहे कि नहीं हम तो कर दिए तो कर दिए। तो याचिकाकर्ताओं ने इसका बड़ा विरोध किया कि अरे वक्फ बाय यूजर कैसे हटा दीजिएगा, ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कि कई बार इसका गलत प्रयोग होता है, इसलिए वक्फ बाय यूजर पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि वक्फ का कानून 1923 से है, अगर मुतवल्ली ने 102 साल से वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जैसे पहले के कानून में प्रावधान था, तो वो कैसे दावा कर सकता है बॉस कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। इतने इतने साल से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ना हम तो कराए भी नहीं, कागज भी नहीं दिखाएंगे, हमने कह दिया वक्फ तो वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, कानून में जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ऐसी कई पुरानी संपत्तियां हैं जिनके कागज मौजूद नहीं है, ऐसे में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने से इन संपत्तियों पर संकट आ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने माना कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के लिए वक्फ डीड की जरूरत नहीं होती, अगर ओरिजिनल डीड नहीं है तो एप्लीकेशन देकर सारी जानकारी दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए उनका यह मानना है कि अगर 30 साल से मुतवल्ली ने संपत्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब उनकी यह दलील नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून में एप्लीकेशन के साथ साथ वक्फ डीड की कॉपी मांगी जा रही है तो उसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कई सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा है और वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाकर ऐसे कब्जों को रोका जा रहा है तो पहली नजर में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाना मनमाना नहीं कहा जा सकता। यानी कोर्ट भी मान रहा है बॉस कि वक्फ बाय यूजर बोल के आप जो है वो कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि ना कर दिया कर दिया। आप घर बनवाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं ना बॉस, कागज कराते हैं ना कि ये 30 साल छोड़ देते कि ना मेरा घर है अब हम नहीं कराएंगे। तो वैसे ही अगर आप वक्फ कर रहे हैं तो उसके पहले कागज बनवाइएगा ना। नए वक्फ कानून के विरोध में सबसे बड़ा मामला वक्फ बाय यूजर का ही था, क्योंकि कई राज्यों में वक्फ बाय यूजर के नाम पर ही सारी वक्फ संपत्ति क्रिएट हो रही थी। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब जिनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो क्या होगा, वो ओवैसी का पुराना बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी खुद बता रहे हैं कि यूपी के अंदर 1,12,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिनके कागज नहीं है।
करेंगे वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो कोई भी घुस जाएगा, कोई भी ले लेगा। अब कोई भी नहीं लेगा, जिसका दावा है कि उसकी जमीन है वो लेगा, वो कोर्ट में केस लड़ेगा और लेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद ओवैसी के इसलिए होश उड़े हुए। ओवैसी का आज क्या हाल है, मौलानाओं का क्या हाल है, ये आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग बिना कुछ समझे सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर उछल रहे हैं। ये लोग वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों का हवाला देकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर रोक लगाकर नरेंद्र मोदी को झटका दे दिया, जबकि सच यह है कि इन प्रावधानों पर रोक से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोर्ट ने वक्फ कानून के किन प्रावधानों को रोका उसके बारे में भी आपको बताता हूं। पहला जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई, अंतरिम रोक भी कह सकते हैं आप, कि कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, इस पे तो रोक लगाई। अब जिला कलेक्टर का यह फैसला नहीं ले पाएगा, जिला कलेक्टर यह फैसला नहीं ले पाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। दूसरा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाई गई जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में कुल 20 लोगों में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य वक्फ बोर्डों में कुल 11 लोगों में से गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती। ये वो 3 प्रावधान है जिस पर रोक को ही इंडी गठबंधन अपनी जीत बताने लग गया। जो लोग कह रहे थे कि पूरा कानून ही गैर संवैधानिक है, वो कानून वैसा का वैसा ऑलमोस्ट आ गया, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये 3 चीज पे कह रहे हैं कि जीत गए हम लोग। एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इन 3 प्रावधानों में रोक को लेकर भी कितने पेच हैं और इससे जो वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने का काम चल रहा था, आरोप लगता है, वो रुक नहीं जाएगा। उसको अब करना बहुत मुश्किल होगा। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। जो फैसला आज आया वो एनडीए के मुंह पे एक ऐसा करारा तमाचा है और पूरे देश के लोग सर्वोच्च न्यायालय के हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फैसला हो, चाहे वो सीओ का फैसला हो, चाहे वो मेंबर्स के नॉन मुस्लिम मुस्लिम होने का फैसला हो। और हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया है, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो दायरे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने समझा नहीं समझा वो तो अलग बात है। इन लोगों को यह समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो तो काम होके रहेगा। और चूंकि वो गैर संवैधानिक नहीं था, इनको भी अंदर ही अंदर तो पता था, वोट बैंक के लिए बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इनको समझ में तो आ रहा था कि नरेंद्र मोदी इतने सालों से जो चल रहा है गलत काम, उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी जब मुहर लग गई तो कह रहे ना ऐसा हुआ ना, इस वजह से ये जो है नरेंद्र मोदी के लिए झटका है। जबकि खुद ही मान रहे थे कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो बाप रे बाप अब क्या हो जाएगा, तो अब तो खत्म हो गया। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि जिन 3 प्रावधान पर रोक को लेकर इंडी गठबंधन अपनी जीत का जश्न मना रहा है, उसमें कौन कौन से पेच हैं। जैसे कोर्ट ने कलेक्टर के अधिकारों को सीमित कर दिया, लेकिन यह बात समझने वाली है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार तो अभी भी कलेक्टर के पास ही रहेगा। कोर्ट ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, बस यह कहा कि कलेक्टर का फैसला आखिरी नहीं होगा, सर्वे तो कलेक्टर ही करेगा। ठीक है, आखिरी फैसला कलेक्टर का नहीं होगा, आगे कोर्ट का होगा। इसमें क्या है, दरवाजे तो खुले अलग अलग कोर्ट में जाने के। पहले तो ट्रिब्यूनल के आगे ही नहीं जा पा रहा था आदमी। दूसरी बात, जहां तक 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस के नियम पर रोक की बात, तो ये रोक तब तक है जब तक राज्य सरकार नियम नहीं बना लेती। ये अंतरिम रोक है बॉस, नियम बन जाएगा उसके बाद ये भी खत्म हो सकता है। तीसरी बात, मुस्लिम पक्ष तो ये चाह रहा था कि वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुसलमान मेंबर नहीं होना चाहिए। आपको याद है ये लोग कहते थे कि बाप रे बाप मुसलमान का काम है, मुसलमान अपनी जमीन दान कर रहा है, इसमें गैर मुसलमान क्या करेगा। लेकिन उनकी ये मांग कोर्ट ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई मिनिमम जो है 4 लोग आपको रखने ही होंगे मैक्सिमम। सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों पर रोक लगाई है उसमें भी कई पेच है। यही वजह है कि वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी खुद मान रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी जीत कम, बड़ा झटका ज्यादा है। सुनिए ओवैसी को। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। अब ओवैसी जो कह रहे हैं उससे ही आप समझ सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन कह रहा है कि उनकी जीत हो गई, भाई उसको पता है ये मामला तो पीछे जाना नहीं है। अब मुसलमान को कुछ तो कहना है वोट के लिए, तो हाँ जीत गए। ओवैसी सही बता रहे हैं आपको कि कानून ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही आ गया है जैसा नरेंद्र मोदी ने बदलाव करके लाया था। अब यह समझिए कि जिन प्रावधानों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसमें से ज्यादातर प्रावधान तो वो हैं जिन पर केंद्र सरकार खुद ही बदलाव के पक्ष में थी, या सरकार ने पहले ही उस पर रोक लगाने की बात कही। जैसे केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों को सदस्य बनाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने एक बयान दिया था कि दी गई संख्या यानी 4 अधिकतम संख्या है और 4 से अधिक गैर मुसलमान सदस्य नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात तो दोहराई है, तो इसमें कौन सा तूफानी काम हो गया भाई जो नरेंद्र मोदी हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिया ना कि 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। तो जो लोग लड़ रहे थे कि ना एक को नहीं होना चाहिए, एक भी इसमें नहीं घुसेगा, आज वो 4 पे माने बैठे हैं ना। दूसरी बात, अभी सभी राज्य वक्फ बोर्डों में नए संशोधन में ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर इसे चुनौती दी थी कि कोई भी गैर मुस्लिम राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता, जबकि केंद्र सरकार ने राज्यों के वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 सदस्यों के होने का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही स्वीकार कर लिया। तीसरी बात, नए वक्फ कानून के एक प्रावधान के मुताबिक एक सक्षम अधिकारी यह निर्धारित कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल एक अस्थायी फैसला है, क्योंकि स्वामित्व का फैसला केवल एक सक्षम न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा ही किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान रोके हैं उनके पक्ष में तो खुद केंद्र सरकार थी। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर क्या कहा गया, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पर अखिलेश यादव से लेकर दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म की बहुत बड़ी जीत। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस से लेकर अखिलेश तक हर कोई यह कह रहा है कि इस फैसले में जीत या हार नहीं देखनी चाहिए। कोई कह रहा है कि अभी फाइनल फैसला बाकी है। ओवैसी को समझ में आ रहा है कि बड़ा खेल तो हो चुका। सुनिए एक बार इन लोगों को। So I think it's an extreme balance. We shouldn't talk about victory and defeat. Nobody wins and nobody loses. तो ये तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में स्टे नहीं दिया, आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं।
एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट गए, हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ये भूल जाते हैं कि इसी पार्टी ने, बीजेपी ने, देश को मुसलमान राष्ट्रपति भी दिया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्यों बनाए उनको अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत थी? और जिन्होंने मुसलमानों को इतने दिन बाबू सोना किया कि हम तो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो पूरा सारे मुसलमान को खत्म कर देंगे, उन्होंने 70 साल में मुसलमानों को इतना ऊपर पहुंचा दिया क्या कि मुसलमान बंगले में रहता है और लग्जरी गाड़ी में चलता है क्या? जिन्होंने इतने साल मुसलमान किया, उन्होंने मुसलमान को क्या दिया? क्या मुसलमान की संपत्ति पर वक्फ ने कब्जा नहीं किया हुआ है? वक्फ के पास इतनी संपत्ति होने के बाद मुसलमान गरीब क्यों है? वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के भलाई के लिए क्या किया उस वक्फ की संपत्ति का? पूछा किसी ने इनसे? कुछ लोगों का एकाधिकार वही रहेगा, कोई छुओ मत। जो छू रहा है वो मुसलमान के खिलाफ है, और जो पकड़ के बैठा मुसलमान का कोई भला नहीं कर रहा वो मुसलमान के साथ है। ओवैसी जैसे लोगों के होश उड़े हुए हैं बॉस। उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी हालत खराब है, क्योंकि सबसे बड़ा झटका वक्फ बाय यूजर को लगा है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस फैसले पर निराशा जताई। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगने से नए कानून में मुसलमानों के लिए जो गलत प्रावधान है वो भी मौजूद रहेंगे, जैसे वक्फ बाय यूजर को रद्द करना शामिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि नए वक्फ कानून का विरोध जारी रहेगा और 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की जाएगी। यानी जो संगठन खुद को मुसलमानों की आवाज बताते हैं, वो संगठन खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश है। उसे कोर्ट के फैसले में अपनी हार दिखने लगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया, उसको लेकर मौलाना भी हालांकि बटे हुए, अलग अलग राय दे रहे हैं। ये जो अलग अलग राय है, जरा इसको भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं मुस्लिम चौपाल में क्या हो रहा है। हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। वो वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं, और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए, ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरह मौलानाओं की राय बटी हुई है, वैसे ही देश के मुसलमान भी अलग अलग राय दे रहे हैं। भोपाल के मुसलमान क्या कह रहे हैं आज के फैसले पर, सुनिए जरा। नहीं, क्या कभी कहीं खुशी और कहीं गम, कहीं आपने खुशी दी है तो कहीं तीन को सर पे थोप के गम दे दिया है। ये कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम किसी देश की, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर की संस्था में, ट्रस्ट में, किसी पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मेंबर अगर है तो सरकार बताए तो हम पूरे कमेटी में आप गैर मुस्लिम भर दीजिए, हमें एतराज नहीं होगा। देखिए, ये संतोषजनक फैसला नहीं, ये संतोषजनक फैसला नहीं है जी। सबसे पहले तो ये है कि आपने चलो कलेक्टर पे रोक लगा दी, ठीक है। दूसरी बात, आपने 3 लोगों को शामिल कर दिया, इसका मतलब ये आपने सर पे तलवार लटका दी हमारे ऊपर। ये जो हमारे खिलाफ है, ये हमारी जमीन हमें मिलना चाहिए भाई। अगर कोई जमीन है या मकान है तो आपका मकान है, उसमें हमें हिस्सा देंगे आप? नहीं देंगे। और नहीं पार्टनरशिप में रखेंगे तो हमारे जमीन में आप क्यों हिस्सा मांग रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फैसले संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं है। भाई कह रहे हैं कि हमारी जमीन है तो उसमें आप क्यों हिस्सा मांग रहे हैं? सही बात है, आपकी जमीन है, आप में उसको किसी को हिस्सा नहीं देना चाहिए, लेकिन जमीन आपकी साबित तो कीजिएगा, कागज तो दिखाइएगा कि जमीन आपकी है, उसके बाद ना कहिएगा कि हिस्सा क्यों मांग रहे हो। पूरे का पूरा गांव कह देते हैं कि जो वक्फ कर दिया और कह रहे हैं हमारी जमीन है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अंगना किसी का भी उठा के बोल दीजिएगा मेरा है, और फिर कहिएगा तुम्हारा क्या काम है। ऐसा हिसाब चलेगा क्या? वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से कुछ लोग भ्रम की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन हमने आज के फैसले का पूरा मतलब इसलिए समझाया कि आपको समझ में आए कि इस देश में जो फर्जी सेक्युलरिज्म चला है कि उठा के एक को दे दो सब कुछ और दूसरे जितने धर्म है वो एक तराजू पर, और वोट बैंक के लिए मुसलमान एक तराजू पर, ये कैसे चलेगा बॉस? किस धर्म के पास ये अधिकार है कि वो वक्फ बाय यूजर कर सकता है? हिंदू के पास क्या है, सिख के पास क्या है, ईसाई के पास क्या है, पारसी के पास क्या है, जैन के पास क्या? कि नहीं मेरे पास कागज नहीं है लेकिन मैंने वक्फ कर दिया तो कर दिया, मैंने दान कर दिया तो कर दिया।
आज तराजू बराबर हुआ है, उस पर भी आग लगी हुई है। नरेंद्र मोदी ये रिफॉर्म कर रहे हैं देश में, और ये रिफॉर्म बिल्कुल ठीक है, ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गया। लेकिन इंडी गठबंधन को जो हर रिफॉर्म पर कूदने लगता है, उसको दूसरा झटका फिर सुप्रीम कोर्ट में ही लगा आज, और वो झटका था एसआईआर के मामले पर, क्योंकि कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित कर दी। एसआईआर के खिलाफ जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो कह रहे थे कि 1 अक्टूबर से पहले सुनवाई हो जाए, क्योंकि 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी मना कर दिया, कह दिया कि वोटर लिस्ट अगर आ जाती है तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अगर कोई गैरकानूनी बात है तो बताओ, हम पूरा कैंसिल कर देंगे। यानी फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नहीं रोका। यह दूसरा झटका था इंडी गठबंधन के लिए। इंडी गठबंधन के लिए तीसरा झटका नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर दे दिया, क्योंकि वहां इंडी गठबंधन को हमेशा एक उम्मीद रहती कि नीतीश कुमार कोई ना कोई खेल करके मोदी सरकार गिरा देंगे, साथ छोड़ देंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उनकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए नीतीश कुमार को आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कैसे तारीफ की है, सबको कहा कि खड़े हो, ताली बजाओ, इनके लिए गजब काम किए हैं बिहार के लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।